एक बात बताओ, आपने आज तक कितने का हैंड बैग देखा है? 1000 रुपए का देखा होगा, 50,000 का भी लग्जरी हैंड बैग देखा होगा, और वो भी साइज में नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर मैं इतना छोटा सा हैंड बैग दूं तो उसके लिए आप तो 10 रुपए भी नहीं दोगे। लेकिन अगर वही बोलूं कि मेरी उंगली के इतने पार्ट माइक्रोस्कोपिक हैंड बैग के लिए अगर मुझे आप 50 लाख रुपए दो तो दोगे? नहीं दोगे। सिंपल बात है। MSCHF ये एक आर्ट और लग्जरी ब्रांड है और इसने बनाया है वर्ल्ड का सबसे छोटा, सबसे माइक्रोस्कोपिक हैंड बैग, जिसको प्रॉपरली देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि एक नीडल के छेद के बराबर है। लेकिन इसको अगर जूम्ड स्टेट में देखोगे तो इसका जो डिजाइन है वो एकदम प्रॉपर है। मतलब इतना छोटा होते हुए भी इसके ऊपर का जो डिजाइन है वो एकदम सही है। और इसी यूनिक आर्ट को किसी ने 50 लाख रुपए में खरीदा। एग्जैक्टली बोलूं तो 51 लाख। देखो, एक बात है कि ज्यादातर चीजें डेप्रिशिएट होती है। आपने अगर 1 करोड़ का गाड़ी लिया, मान लो BMW, तो 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेकिन जो ये यूनिक आर्ट होते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती है। एक बात बताओ, आप अगर आज जूता खरीदोगे 5000 का, तो 2 साल बाद अगर आप किसी को बेचोगे, वो मान लो अच्छा क्वालिटी का जूता है, नामी, तो बेचोगे तो 5000 का 1000 मिल सकता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। लेकिन अगर आप वही कोई लिमिटेड एडिशन, जो नाइकी और बाकी कंपनीज के लिमिटेड एडिशन आते हैं, उसको अगर आप साल 2011 में भी लेते तो उसका वैल्यू अभी 10 गुना बढ़ चुका होता, क्योंकि वो और प्रोडक्शन में नहीं है, तो सप्लाई है नहीं उसका, लेकिन डिमांड है, तो वैल्यू बढ़ गई। तो वैसे ही ये जो चीजें हैं जिसको 50 लाख में खरीदते हैं ये लोग, इनका वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, बढ़ते रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। जैसे 50 लाख आज 50 लाख है, लेकिन 20 साल बाद यही 50 लाख करीब 30 लाख के बराबर हो जाएगा। मतलब वही कि आज से 80 साल बाद 1 करोड़ रुपया में एक घर चलेगा, पता है, इन्फ्लेशन के चलते। तब हम बोलेंगे कि साल 2020 या 23 के आसपास हम लोग 1 करोड़ रुपए को कितना ज्यादा मानते थे। लोग को कमाने में जिंदगी भर लग जाता था, अब उतना महीना का लगता है। ऐसा होने वाला है। आपको यकीन नहीं हो रहा इस बात पे? तो पास्ट को देख लो। पास्ट में 10 या 50 रुपए में एक महीने भर का घर का काम चल जाता था, और उस टाइम 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। और आज एक लोअर मिडिल क्लास का भी घर 8-10 हजार रुपए से कम में नहीं चलता पर महीने। तो आपका जो सवाल कि ऐसे आर्ट वर्क्स को खरीद के ये लोग इतना पैसा क्यों लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये यूनिक है, माइक्रोस्कोपिक है, तो इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा आने वाले टाइम पे। तो किसी और पैशनेट बायर को ये जब सेल करेंगे तो इनको और ज्यादा कीमत लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, पैसा। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, ये एक अजीब टाइप की बीमारी होती है, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, जिसमें ये जो हाथ है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। इस बीमारी में क्या होता है कि हाथ के कई जगह पर ब्लड ठीक से नहीं पहुंचता है, तो हाथ का वो स्पेसिफिक पार्ट वाइट पड़ जाता है और किसी पार्ट में ज्यादा ब्लड सप्लाई हो जाता है। जो सप्लाई इस उंगली को होना था वो सप्लाई इस उंगली में चला जाता है, और इस उंगली में जो ब्लड आना था उसमें तो आता ही है, तो डबल ब्लड चला जाता है। मतलब मेडिकली ब्लड की मात्रा एक जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तब ऐसा कुछ होता है। और इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात है कि इसका कोई क्योर भी नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये सर्जरी से ही ठीक होता है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। मोबाइल फोन का आविष्कार 1973 में ही हो गया था। उसके बाद से कितनी इनोवेशन हुई और मोबाइल फोन इतने एडवांस्ड हो गए, और जब भी कोई इन्वेंशन होती है तो उससे रिलेटेड चीजें भी आने लगती है। लेकिन मोबाइल फोन के केस में जो इसका भाई है पावर बैंक, इसका बहुत ही अजीब कहानी है, क्योंकि विश्व का पहला पावर बैंक जो है वो साल 2001 में आया था। ये लोगों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि 1970 और 30 साल बाद जाके साल 2001 में पावर बैंक आना, मतलब किसी के दिमाग में आया ही नहीं था कि हम लोग पावर बैंक जैसे कोई चीज बना सकते हैं जिसमें पोर्टेबल बैटरी हो और कहीं भी चार्ज कर ले। 2001 में एक चाइनीज कंपनी पाइसेन सबसे पहले पावर बैंक लाई थी। लास वेगस इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर शो करके एक शो होता है, उसमें साल 2001 में पहली बार पावर बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। कितनी अजीब बात है, मोबाइल फोन और पावर बैंक के इन्वेंशन में इतना गैप है, बीच में किसी के दिमाग में नहीं आया कि पावर बैंक जैसी चीज भी हम बना सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट।
आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग हैं क्या वो बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बहुत लोगों मन में सवाल आता है कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं क्या उनका कोई प्राइवेट बिजनेस हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। जो गवर्नमेंट का सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं उनके हिसाब से वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं और उनका अपना टाइम किसी बिजनेस में देना प्रोहिबिटेड होता है। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो उसका टर्मिनेशन भी हो सकता है और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये रूल मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप कई लोगों को जानते होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन साथ में उनका बिजनेस भी है। ये ऐसे होता है, ये जनरली ऐसे वो करते हैं। होता ये है कि वो अपने वाइफ या फिर अपने बच्चे या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे उस बिजनेस को रन करते हैं। जैसे बिजनेस को रजिस्टर वो फैमिली मेंबर के नाम पे करते हैं लेकिन उसका सब कुछ वो संभाल रहे होते हैं। तो ऐसे करके कुछ एम्प्लॉइज, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस रूल को बाईपास करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने नाम पर करें तो ये वायोलेशन ऑफ सर्विस कंडीशन हो जाएगा। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ एक सेल्फी लो, तो क्या आप ले पाओगे? सोचो ये कैसे संभव है, इस दुनिया के सारे लोगों के साथ सेल्फी लेना। ये एक इंसान ने किया है एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से। जी हाँ, आपने सही सुना, सारे लोगों के साथ सेल्फी। हैरिसन स्मिथ ये गए थे अपोलो 17 मिशन में चांद पर और वहां पर बहुत ही आइकॉनिक सेल्फी इन्होंने लिया था और वो सेल्फी था ये। इस सेल्फी में आप देख सकते हो वो खुद है, अमेरिका का झंडा है और ऊपर में धरती दिख रही है। जैसे धरती से चांद हमें दिखता है बिल्कुल वैसे ही चांद पर से धरती हमें दिखता है आसमान में। तो पूरे धरती, पूरे ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी के साथ इन्होंने सेल्फी लिया उस दिन और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। ये मैंग्युअन, ये एक टीनेजर लड़की थी जिसकी बहुत ही एक अजीब कहानी है, आपको बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में। ये एक फ्लाइट में थी और फ्लाइट क्रैश कर गया। एशियाना फ्लाइट 214 नाम का फ्लाइट क्रैश कर गया साल 2013 में। लैंडिंग के समय सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में वो फ्लाइट क्रैश कर गया और क्रैश करने के बाद ज्यादातर लोग मर गए, लेकिन ये जो लड़की है ये समहाउ बच गई थी। प्लेन में आग लगने के बाद भी ये जहाँ बैठी थी वहाँ कुछ नहीं हुआ था और ये इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आई, लेकिन ये इंजर्ड थी। लेकिन हुआ ये कि ये प्लेन से बाहर आते आते बेहोश हो गई। अब बेहोश होके बाहर गिरी, तब तक थोड़ी देर बाद फायर फाइटर्स वाले आए आग को बुझाने के लिए। वो उसका लक था जो इतने अजीब सिचुएशन में भी वो जिंदा बच गई। प्योर लक था, इतने बड़े इवेंट में सारे लोगों में से वो बची। लेकिन एक नई अजीब सी चीज होनी थी। वो बाहर आते ही बेहोश हो गई, उसकी बॉडी पड़ी थी, तो जितने लोग थे उनको लगा वो मर गई है और इमरजेंसी में जल्दी में फायर फाइटर्स ने, फायर फाइटर का जो गाड़ी था वो कई बार उसके बॉडी को हिट भी कर दिया और वो उसके बाद मरी। मतलब वो प्लेन क्रैश से नहीं मरी थी, फायर फाइटर के ट्रक के 2 बार रन ओवर कर देने से मरी थी। कितनी अजीब बात है। ये बाद में उसका पोस्टमार्टम और एनालाइज जब हुआ उसका बॉडी, तब ये सब चीजें पता चली। और जो फायर वाले गाड़ी पर जो कैमरा लगा रहता है उसमें उसका क्लिप में, फुटेज में ये सब चीजें बाद में दिखी। कितनी अजीब बात है कि प्लेन क्रैश में तो बच गई लेकिन ट्रक आके उसके ऊपर चढ़ गया और उससे वो मर गई। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। नासा का जो पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट था उसने जुपिटर के सबसे क्लोज जाके फोटोज लिया और वो फोटोज कुछ ऐसे दिखते हैं। ये सबसे क्लोजेस्ट फोटो है जुपिटर प्लैनेट के। सबसे अजीब बात ये है कि जो आप ये देख रहे हो इतना बड़ा गोल प्लैनेट, ये तो सॉलिड है ही नहीं, ये गैस है। मतलब बाकी प्लैनेट पे आप चढ़ सकते हो, वो रॉक का बना है। जुपिटर में जाओगे तो उसके अंदर घुस जाओगे और स्पेसशिप का बॉडी बहुत ज्यादा केमिकल प्रूफ रहा तो वो उसके आर पार होकर निकल जाएगा। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है, गैसियस बॉडी है, रॉक नहीं है वहां पर और वो भी जायंट गैस है। 1300 से भी ज्यादा धरती जुपिटर में समा सकती है। इतना बड़ा है जुपिटर, फिर भी गैसियस प्लैनेट है। वो हो के भी नहीं है क्योंकि वो गैस से बना हुआ है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि KFC ने एक बार सनस्क्रीन निकाला था, 3000 लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीन 2016 में। जिस सनस्क्रीन को जब आप लगाओगे तो आपका बॉडी KFC के मसाले की तरह स्मेल करेगा। केंटकी फ्राइड चिकन SPF 30 सनस्क्रीन नाम था इस प्रोडक्ट का। इस दुनिया में KFC के बहुत दीवाने मौजूद है, वो लोग इसको खरीदे होंगे। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। आपने मोबाइल टावर्स को देखा होगा, ऐसे मोबाइल टावर। क्या आपने कभी ऐसा मोबाइल टावर देखा है? उड़ता हुआ मोबाइल टावर। जी हाँ,
जिन जगहों पर नेटवर्क कवरेज नहीं पहुंचती, मल्टीपल उड़ते हुए टावर से उन जगह पर पहुंचाना, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज अभी एक्टिवली एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। आने वाले टाइम में सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क और फ्लोटिंग टावर यही फ्यूचर है। एक्चुअली में आपको ऐसे टावर्स बहुत कम दिखेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप फॉर 5G कहा जा रहा है, उड़ता हुआ मल्टीपल टावर, ताकि कहीं भी कवरेज की दिक्कत ना आए। अब वो जमाना जाने वाला है जब जंगलों में टावर नहीं पहुंचता है। आपको पता है ना, अगर आप मोबाइल डेटा ऑफ कर दो और मान लो अपने सिम को भी ऑफ कर दिया, फिर भी आपका जो GPS है मोबाइल में वो तब भी काम करता है। अगर ऑफलाइन मैप मौजूद है तो GPS बिना इंटरनेट के भी काम करता है। तो आपका फोन असल में सैटेलाइट से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, और जो GPS के सैटेलाइट्स है वो इस तरह पोजीशन किया जाता है उनको कि हमेशा 3 सैटेलाइट्स आपके फोन से कनेक्टेड रहते हैं जब आपका लोकेशन ऑन रहता है। तो यही चीज को हम मोबाइल टावर्स में भी यूज कर सकते हैं, ताकि पूरी धरती कवर हो जाए और कोई भी ऐसा जगह ना हो जहां पर टावर नहीं पकड़ता है, ताकि इमरजेंसी हो भी तो हर जगह टावर काम करे, कोई भी डिसकनेक्टेड ना रहे। तो फ्यूचर में यही सब चीजें आपको देखने मिलेंगी कुछ सालों में, नोट करके रख लो। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।